तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले अध्याय राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है पहला विधान परिषद एवं राज्यपाल, दूसरा विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से चुनें। ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी 3 एवं 4 दोनों ही, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 3 एवं 4 दोनों ही। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? ए विधान पालिका परिषद, बी विधान पालिका समिति, सी राज्यपाल का कार्यालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, विधान पालिका परिषद। संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। इसमें विधान परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निचला सदन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 171, सी अनुच्छेद 172, डी अनुच्छेद 173। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 171। आइए व्याख्या देखते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में 6 राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ता वर्णित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? ए लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, बी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, सी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, डी लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर सी होगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत्संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169(3) के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ए राज्यसभा, बी विधानसभा, सी लोकसभा, डी विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर डी होगा, विधान परिषद। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? ए किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, डी मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही उत्तर सी होगा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 171। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 169। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 171। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 169। अगले प्रश्न को देखते हैं।
राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 69, सी अनुच्छेद 269, डी अनुच्छेद 169। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 169। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। बी केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद के विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। सी राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें। डी केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें। आइए व्याख्या देखते हैं। राज्य विधान परिषद के उत्साधन समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है, वह संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर डी होगा, ना तो एक ना ही दो। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत दोनों कथन गलत हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ए कुल सदस्यों का 1/10, बी कुल सदस्यों का 1/8, सी कुल सदस्यों का 1/7, डी कुल सदस्यों का 1/6। तो इसका सही उत्तर ए होगा, कुल सदस्यों का 1/10। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। राज्यों में विधान परिषद की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसी के तहत अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल 108 सदस्यों में से 12 सदस्य 1/9 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000-2004 में यथा संशोधित के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की अनुसूची 3 में हुए संशोधन के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य यानी 1/10 भाग को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है, आइए देखते हैं। विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से 38 सदस्य, स्थानीय निकाय निर्वाचन से 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8 और मनोनीत सदस्य 10। इस प्रकार कुल 100 सदस्य विधान परिषद में हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। ए कुल सदस्य संख्या का 1/3, बी कुल सदस्य संख्या का 1/4, सी कुल सदस्य संख्या का 1/6, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के निकटतम 5/6, 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3 यानी 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथा राज्यों में विधान परिषद की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके तहत आंध्र प्रदेश की विधान परिषद की कुल 50 सदस्यों में से 6 सदस्य, बिहार की विधान परिषद के कुल 75 में से 12 लगभग 1/6, महाराष्ट्र की विधान परिषद के कुल 78 सदस्यों में से 12 1/6, कर्नाटक के विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 11 सदस्य लगभग 1/7, तेलंगाना के विधान परिषद की कुल 40 में से 7 लगभग 1/6,
तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य यानी 1/10 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? पहला, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। दूसरा, यह एक अस्थायी सदन है। तीसरा, यह भंग नहीं किया जा सकता है। चौथा, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। पांचवा, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। छठा, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सातवां, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। आठवां, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कूट ए 1 3 4 5, बी 3 6 7 8, सी 2 3 6 8, डी 2 5 6 8, ई 1 3 5 और 7। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, 2 3 6 और 7 8। आइए व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा संबंधित राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना इस प्रकार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे निर्धारित की गई है। यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। यथाशक्य निकटतम 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। तीसरा, यथाशक्य निकटतम 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हों। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर डी होगा, विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका समापन या उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन हैं, ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर डी होगा, मध्य प्रदेश। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख न नियत किए जाने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार, ई महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर ए होगा, तमिलनाडु। संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में है। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके प्रभावी होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ए बिहार, बी राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर सी होगा, राजस्थान।
अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ए यूपी, बी एमपी, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर बी होगा, एमपी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है या है? पहला केरल, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिल्ली, चौथा बिहार। निम्नलिखित कूटों से अपना सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 4, बी 1 एवं 2, सी 2 एवं 3, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर डी होगा, केवल 4। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिकाएं थी? ए 5, बी 10, सी 15, डी 18। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी विकल्प सही मेल नहीं खाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1956 में पुनर्गठन के बाद बने कुल 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनीय विधायिकाएं थी। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा बॉम्बे महाराष्ट्र, चौथा मद्रास तमिलनाडु, पांचवा मैसूर कर्नाटक, छठा पंजाब और सातवां पश्चिम बंगाल। इसमें से पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में तथा तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्सादन यानी एवोल्यूशन कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद की स्थापना जम्मू और कश्मीर के 1957 में अपनाए गए संविधान के तहत की गई थी। आंध्र प्रदेश में पहली बार विधान परिषद 1958 में स्थापित हुई थी, जिसे 1985 में उत्सादित किए जाने के बाद यहाँ 2007 में पुनः विधान परिषद का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु इस हेतु तारीख नियत न किए जाने के कारण यहाँ विधान परिषद की स्थापना नहीं की जा सकी है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के साथ यहाँ विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? ए 40 तथा 400, बी 50 तथा 450, सी 50 तथा 500, डी 60 तथा 500। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 60 तथा 500। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनी हुई 500 से अनधिक एवं 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32, गोवा विधानसभा में 40, मिजोरम में 40 तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 33 निर्वाचित तथा 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य ही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी हरियाणा, डी उत्तरांचल। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा, सिक्किम। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। जिसका सही उत्तर बी होगा, केवल 2। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 173 ख के तहत राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 400, बी 450, सी 500, डी 550। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 500। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 178, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये होगा, अनुच्छेद 170। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर भी होगा, 25 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यहाँ इस संबंध में कोई
प्रावधान अब नहीं रहा है क्योंकि यह निरसित कर दिए गए हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जो क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर डी होगा उत्तर प्रदेश। भारत के सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, 403। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मेघालय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दिए गए विकल्पों में आइए व्याख्या देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60, मेघालय में 60 एवं मणिपुर में 60 विधानसभा की सदस्यों की संख्या एक समान है, जबकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी भारत का निर्वाचन आयोग, डी राज्य के राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर सी होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग की ही सौंपी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? ए राज्यपाल, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री, डी उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर ए होगा, राज्यपाल। अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस संदर्भ में सभापति या अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? ए मुख्यमंत्री द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, डी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका सही उत्तर बी होगा, राज्यपाल द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। ए मुख्यमंत्री को, बी राज्यपाल को, सी उपाध्यक्ष को, डी भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका सही उत्तर सी होगा, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा तथा उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा, जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर ये होगा, केवल एक। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड का के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। अनुच्छेद 179 के दूसरे परंतु के अनुसार जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाली पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। ए विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, बी नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, सी जब तक वह चाहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये होगा, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। तो इसका सही उत्तर ये होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य की विधानसभा के 17वासान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ए राज्यपाल, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री, डी विधि मंत्री। तो इसका सही उत्तर ए होगा राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत राज्य की विधानसभा के 17वासान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 174(2) के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? आइए व्याख्या देखते हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 176(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण यानी रूढ़िगत संबोधन करेगा। अगला, अनुच्छेद 208 के 1 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन, विधानसभा या विधान परिषद अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 208(2) के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और अस्थायी आदेश प्रवृत्त थे उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 209 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकता है। साथ ही जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। पहला, निधन संबंधी उल्लेख, दूसरा राज्यपाल का अभिभाषण, तीसरा शपथ या प्रतिज्ञान, चौथा मंत्रियों का परिचय। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 2 3 4, बी 3 2 4 1, सी 2 3 1 4, डी 1 4 3 2। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा 3 2 4 1, यानी शपथ या प्रतिज्ञान, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद मंत्रियों का परिचय, उसके बाद निधन संबंधी उल्लेख। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? ए 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, बी सदन की कुल सदस्यता का आधा, सी सदन की कुल सदस्यता का 1/4, डी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम यानी 10 सदस्य या सदन के 10 सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी अधिक हो होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? ए सार्वजनिक निर्माण विभाग, बी गृह विभाग, सी शिक्षा विभाग, डी वित्त विभाग। तो इसका सही उत्तर बी होगा, गृह विभाग। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार प्रश्नगत विभागों में सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग के प्राक्कलन समिति का ए के नियंत्रणाधीन है, जबकि गृह विभाग के प्राक्कलन समिति का बी के नियंत्रणाधीन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? पहला, भारत के राष्ट्रपति, दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों के, चौथा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 एवं 3, बी 1 3 और 4, सी 1 एवं 3, डी 1 2 एवं 4। तो इसका सही उत्तर बी होगा 1 3 एवं 4। आइए व्याख्या देखते हैं। राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 खा, राज्यसभा के सदस्यों अनुच्छेद 80(4) तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों अनुच्छेद 171(3) घ के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणिक मत द्वारा किया जाता है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, सी राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? ए किसी राज्य का विधानमंडल, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये होगा, किसी राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, बी राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, सी राज्यपाल की पदावधि, डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। अगले प्रश्न को देखते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ए 1 माह से अधिक नहीं, बी 2 माह से अधिक नहीं, सी 3 माह से अधिक नहीं, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 3 माह से अधिक नहीं। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197(1) ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? ए 3 माह, बी 4 माह, सी 6 माह, डी 14 दिन। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 4 माह। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयकों को विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। अगला प्रश्न। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किए जा सकता है। ए दोनों में से किसी भी सदन में, बी दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, सी केवल विधानसभा में, डी केवल उच्च सदन में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल विधानसभा में। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? ए मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, बी मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, सी वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, डी उपर्युक्त सभी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र देना होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर ए संसद की संस्तुति के, बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, सी भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, डी मंत्रियों के विशेष समिति के संस्तुति के। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड का से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है?
ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 166। तो इसमें हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। डी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत है मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य में। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्पष्टतः राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर सकता है। अगला प्रश्न, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। तो इसका सही उत्तर भी होगा 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त हो पाता है। सी वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। डी उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। यह कथन गलत है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? ए 1 वर्ष, बी 6 माह, सी 3 वर्ष, डी 3 माह। तो इसका सही उत्तर बी होगा 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधानित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। प्रयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर डी होगा, ना तो 1 ना ही 2। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है तथा निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेकर हस्ताक्षर करता है। वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो इस उद्देश्य से संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचनों में मतदान कर सकता है, परंतु विधानमंडल का सदस्य निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 25 एवं 30 वर्ष है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निर्भरता का वर्णन है। धारा 8(1) के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निरस्त होगा और उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निरस्त बना रहेगा। धारा 8(3) के अनुसार सिद्ध दोष अपराध तथा न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि के तिथि से निरस्त होगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए ये निरस्त बना रहेगा। इसके तहत अस्थायी तौर पर निरस्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ए मुख्यमंत्री द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी मुख्य सचिव द्वारा, डी राज्य विधानसभा द्वारा। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। पहला, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। तीसरा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। चौथा, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2 और 4। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? ए अनुच्छेद 162, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 167। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 167। अगले प्रश्न को देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 5 वर्ष। जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है और वह तब तक पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। ज्ञातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रावधानित है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर ए होगा, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वह 1963 में उत्तर प्रदेश की राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी। ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी जयललिता। तो इसका सही उत्तर बी होगा, सुचेता कृपलानी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य के में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल 1। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के लिए विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को की जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? ए विभागीय सचिव, बी उप सचिव, सी अपर सचिव, डी मुख्य सचिव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, मुख्य सचिव।
राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को भेजी जाने वाली सभी नस्तियां फाइल्स मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक हैं, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले सभी कार्यों का प्रभारी होता है। इसके अतिरिक्त वह सामान्य प्रशासन विभाग में शासन का सचिव है तथा शासन के समस्त सचिवों का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर डी होगा, बिहार। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये प्रश्न करंट से संबंधित है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एकमात्र कौन सा राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? ए जम्मू एवं कश्मीर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर डी होगा, गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।